Guys, welcome back to my channel. Today in this video we'll learn about the solubility of a solution. So our topic is solubility of a solution, but we'll study this topic in two different portions. हम इस टॉपिक को दो डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे. In first part we'll study the solubility of solid in liquids, and in second part we'll study the solubility of gases in liquid. So let's get started. In first part we'll study the solubility of a solid in a liquid. First part में हम क्या पढ़ेंगे? The solubility of a solid in a liquid. Whenever we dissolve a solid in a liquid, whenever we add solid in liquid, it start dissolving in the liquid and hence the concentration of the liquid increases. जब हम किसी भी लिक्विड में कोई आपका सॉलिड ऐड करते हैं तो वो सॉलिड उसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता है और लिक्विड के कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है. द मिक्सिंग ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड इज नोन एज डिसोल्यूशन. सो हियर वन टर्म इज देयर दैट इज डिसोल्यूशन. Now what is dissolution? Dissolution is the mixing of solid in liquid. ठीक है, हम जब किसी सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, सपोज आई एम एडिंग सॉल्ट इन अ वाटर. सो सॉल्ट आपका क्या है, सॉलिड. वाटर आपका क्या है, लिक्विड. व्हेन वी मिक्स सॉल्ट इन अ वाटर वी गेट अ सॉल्यूशन दैट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. सो व्हेन सॉल्ट गेट एडेड और व्हेन गेट सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, व्हेन सॉल्ट गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, द प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं. बट as we increase the amount of the solid, ठीक है, जैसे जैसे हम सॉलिड का कंसेंट्रेशन, सॉलिड का अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे, a stage come where no more solute is dissolved in the liquid. एक स्टेज ऐसी आएगी जिस स्टेज पे उससे ज्यादा सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा. द रीजन बिहाइंड दिस इज, जो सॉलिड होगा आपका दैट कीप्स ऑन कोलाइडिंग विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट टेक्स पार्ट द सॉलिड विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन में हमारा सॉलिड पार्ट प्रेजेंट था उसको वो कहाँ भेज देगा, इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन है क्या हमारा, when we start mixing solid in a liquid, it start dissolving in a liquid. The process is known as dissolution. When we increases the amount of that particular solid, a stage come when no more solid get dissolved in the liquid. At that time, the solid which is undissolved in the liquid keeps colliding with the surface of the liquid and take the place of the solid which is present within the liquid. और वो liquid में जो आपका solid present था उसको कहाँ भेज देगा, बाहर भेज देगा in the form of crystal. So this process is known as crystallization. And when there is no more solute is added in the solvent, or there is no more solid can be added in the liquid, the solution is termed as saturated solution. जो solution है उसको हम क्या कहेंगे, saturated solution. So what do you mean by a saturated solution? A solution in which no more solid can be added to the liquid at a particular temperature is known as saturated solution. एक particular liquid में, एक particular amount of liquid में अगर हम उससे ज्यादा amount of solute अब add नहीं कर पा रहे हैं तो solution हमारा कौन सी कैटेगरी में आ गया, saturated solution. And in saturated solution there is a dynamic equilibrium between these two. जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इन दोनों में क्या होता है, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. व्हाई आई एम सेइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज जैसे क्रिस्टल जो आपने सॉलिड क्रिस्टल्स ऐड किए हैं सॉलिड के, वो सरफेस लिक्विड ऑफ सरफेस से क्या होंगे, स्ट्राइक होंगे. स्ट्राइक होने के बाद वो डिसॉल्व होके किस में चले जाएंगे, लिक्विड में.
दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। और जितने सॉल्यूट आपके किस में जाएंगे, लिक्विड में जाएंगे, उतने ही सॉल्यूट उस लिक्विड से वापस किस फॉर्म में आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, एंड दैट इज नोन एज crystallization. So in saturated solution, the dissolution and crystalline are in dynamic equilibrium. ये प्रोसेस चलती रहती है, रुकी हुई नहीं होती है. So this is known as dynamic इक्विलिब्रियम. हमें ऐसा लगेगा दैट सॉल्यूट ने डिसॉल्व होना बंद कर दिया है, बट एक्चुअली सॉल्यूट ने डिसॉल्व होना बंद नहीं किया है, बट जितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सॉल्यूट आपका डिसॉल्व फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, इन अनडिसॉल्व फॉर्म. सो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कंसेंट्रेशन है किसका, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, दैट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज solubility. So what do you mean by solubility? In a simple term, the concentration of a saturated solution is known as solubility. So solubility को हम कैसे define करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन होगा वही उसकी क्या होगी, solubility होगी. And if we have to define the solubility in a proper way, अगर हमने क्या करना है, solubility को एक proper way में define करना है, so how will we define solubility? Solubility of a solid in a given liquid at a particular temperature is the amount of the solid in grams dissolved in a particular amount of liquid at a given temperature. That is the solubility of a solid in a liquid. So solubility of a solid in a liquid at a particular temperature is the amount of the solid in grams dissolved in a particular amount of a liquid at a given temperature. अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मिक्सिंग वाटर, आई एम मिक्सिंग शुगर इन द वाटर. मैं शुगर को वाटर में ऐड कर रही हूँ, एंड I am keep on adding the sugar. So ultimately a stage reached where no more sugar can add in the water. शुगर हमारी वाटर में ऐड नहीं होगी, बट एज सुन एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, द अनडिजॉल्व शुगर गेट डिजॉल्व. यानी अनडिजॉल्व शुगर भी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी. इट मीन्स एट दैट टाइम द सॉल्युबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीशियस वन. सो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करने के साथ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या होगी, चेंज होगी. Now we'll study the factors which are affecting the solubility of a solid in a liquid. जो factors हमारे affect करते हैं किसको, solubility of solid को liquid में, वो factors की हम क्या करेंगे, study करेंगे. Now in this the first factor is, जो first factor है वो क्या है आपका, nature of the solute and solvent. Nature of the solute and solvent. ठीक है. In this, in chemistry there is a statement, and that is like dissolve like. It means like solute is easily soluble in like solvent, and अनलाइक सोल्यूट जो होंगे, अनलाइक एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनके बीच में आपकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, लिटिल बिट कम होगी. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ NaCl एंड शुगर. नाउ वी नो दैट NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड and sugar is a covalent compound, and we have to dissolve NaCl and sugar separately in water. And we know that water, though it is a covalent compound, but it is a polar covalent compound. ये कौन सा covalent compound है हमारा, polar covalent compound. So sodium chloride, that is salt, is more soluble in water as compared to the sugar. Why? Because the nature of the salt and the water is like.
means this is ionic, means charged, and this is also charged. Though it is not ionic but it is polar, means the charge is there, positive and negative charges are there, and this also, in this also we got positive and negative charge. If we talk about urea, or if I talk about iodine, clear? Now iodine is less soluble in water. जो iodine होगा वो हमारा क्या होगा, less soluble होगा water में, but organic solvents में क्या होगा, वो ज्यादा soluble होगा. It means if the nature of the solute is similar to that of the solvent, they can easily make the solution. वो easily हमारा क्या बना सकते हैं, solution बना सकते हैं. Now if we talk about in ionic compounds, ionic compounds में क्या होता है? If we talk about ionic compounds, in ionic compounds we know that polar solute can easily soluble in the polar solvent. Why? Because in ionic compounds, if ionic compound is dissolved in polar solvent, अगर हम ionic compound को क्या करते हैं, polar solvent में dissolve करते हैं, so there is electrostatic force of attraction between the ions and the polar molecule of the solvent. जो solvent का polar molecule होता है और जो आपके ions होते हैं उनके बीच में एक strong electrostatic force of attraction होता है, and because of that electrostatic force of attraction between the solute and the solvent, solute can easily dissolve in the solvent. Let us take an example of ionic compound NaCl and the polar solvent water. Clear? As soon as NaCl get dissolved in water, NaCl get break into Na positive and Cl negative. NaCl किस में break हो जाता है, Na positive and Cl negative में, because it is an ionic compound, and because H2O का dielectric constant बहुत high होता है, it has a very high dielectric constant, so ये easily split नहीं होता है, but due to the electronegativity of the oxygen, partial positive and partial negative charges generate in the water molecule. Clear? Now this negative charge attracts the positive ion and the positive charge attracts the negative ion. जो आपका negative charge होता है वो किसको attract करता है, positive ion को attract करता है, और जो आपका positive charge होता है वो किसको attract करता है, हमारे negative ion को. So like this, Na positive, ठीक है, इसके अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा आपका, like this, oxygen is negative charge, so water molecules are arranged in this way. Na पॉजिटिव के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, इन दिस वे, एंड अराउंड Cl नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन दिस वे, लाइक दिस, लाइक दिस. क्लियर? इट मीन्स जो आपका आयंस है, आयन इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल or the polar solvent, and polar solvent here act as a sheath or envelope जो कि इन ions को मीट करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है. So यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, as a sheath or an envelope, as a result of which the ions get freely move in the solution. जो ions हैं because of this envelope easily क्या कर सकते हैं, solution में move कर सकते हैं. Because suppose अगर ये envelope नहीं होता, so Na positive जैसे ही Cl negative के पास होता है combine हो जाता, because this is positive charge and this is negative charge, so usual there should be an attraction, ठीक है, but due to the presence of this envelope, Na positive cannot able to combine with the Cl negative, as a result of which it freely move in the solution, and when ion get freely move in the solution, that condition is known as hydrated. The ions are now termed as hydrated ions. So what are hydrated ions? Hydrated ions किसे कहेंगे? The ions which dissolve in the water, and after dissolving in the water, if they are free to move, अगर वो move करने के लिए क्या है, free है, then the ions are said to be hydrated, and the amount of energy given out, जो amount of energy हमारी क्या होती है, the amount of energy given out during the hydration of the ion is known as hydration energy. उसे हम क्या कहते हैं, hydration energy. So what do you mean by hydrated ions? Hydrated ions are those ions which are free to move in a solution, and when a normal ionic compound get converted into the hydrated ions, then the amount of energy given out is known as hydration enthalpy. But during the time of the dissolution, one more energy is involved there, and that is lattice enthalpy. That is
lattice enthalpy. Now, what do you mean by lattice enthalpy? The amount of energy required to break the ionic compound into ions. So, lattice enthalpy is the amount of energy required to break the ionic compound into ions, that is known as lattice enthalpy. और hydration enthalpy क्या है? The amount of energy given out when ions get hydrated, that is known as hydration enthalpy. And फॉर डिसोल्यूशन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सॉल्यूट किस में डिसॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, सो फॉर डिसोल्यूशन हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. सो फॉर आयनिक कंपाउंड आपका क्या होता है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट and the solvent, as a result of which they combine with each other. When water molecule is arrange itself around the oppositely charged ion, it create a sheath. वो क्या क्रिएट करता है? एक शीट क्रिएट करता है जो कि आयंस को फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइड्रेटेड आयंस. एंड एट दैट टाइम द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. एंड फॉर डिसोल्यूशन हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी. एंड व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break the ionic compound into ions. So first factor is nature of the solute and the solvent, और उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? For ionic compound. Now for non-ionic compound, non-ionic compound में same है. If we talk about the non-ionic compound, so if the nature of the solute, solvent or solvent is same, then only they dissolve in each other. Now next factor is temperature. जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा क्या है? टेम्परेचर. नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट आयनिक कंपाउंड इज डिफरेंट. डिफरेंट कंपाउंड्स में जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स में जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? डिफरेंट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. सो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड शोज डिफरेंट बिहेवियर इन when in the presence of the temperature, as a result of which ionic compounds are divided into 3 different categories. पहली कैटेगरी कौन सी होती है? फर्स्ट कैटेगरी होती है उन सब्सटेंसेस की, those substances whose dissolution decreases with increase in temperature. फर्स्ट क्या आएंगे? substances whose dissolution decreases with increase in temperature. क्लियर? यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. Why it is so? Because the dissolution process, इनके केस में जो dissolution process होती है, dissolution process is exothermic. In this case, the dissolution process is exothermic. Now, what do you mean by exothermic? Exothermic वो process होती है जिसमें हमारी heat क्या होती है? Release होती है. For example, Na2CO3 dot H2O or Ce2SO4 whole thrice. In these cases, the dissolution decreases with increase in temperature. यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी solubility हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी. The reason behind this is the dissolution process is exothermic. Exothermic means heat is released during the reaction. So अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो temperature बढ़ाने के साथ we studied Lee-Chatriel principle in class 11th, and according to Lee-Chatriel principle अगर आपका किसी भी equilibrium process में, because in solubility we studied that there is a equilibrium between the crystallization and the dissolution process. So in any equilibrium process, if there is a change in any temperature, pressure और concentration, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है जिस डायरेक्शन में शिफ्ट करने से वो अपने आप को क्या कर दे? बैलेंस. सो इन दिस केस इफ वी टॉक अबाउट solute plus solvent, it is in equilibrium with solution plus heat.
क्लियर। एंड अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, हीट। एंड अगर हीट आपकी इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कहाँ को मूव करेगी, टुवर्ड्स द reactant. It means backward direction, and if reaction move in the backward direction means solubility decreases. So first category is substances whose dissolution decreases with increase in temperature, and the reason behind this is the dissolution process is exothermic. Now second, substances whose dissolution increases with increase in temperature. दूसरे सब्सटेंस कौन से होंगे, जिनकी आपकी जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस होगी वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. व्हाई, बिकॉज इन दीज सब्सटेंसेस द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक. हीट प्लस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट is in equilibrium with solution. So when we increase the heat, हमें heat को increase करेंगे तो reaction shift होगी towards the forward direction, and towards the forward direction we get the solution. It means solute dissolve in the solvent. So with increase in the temperature, the dissolution process of these substance increases, and this is most general case which we got in any substance like NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, etc. क्लियर. सो फर्स्ट हमने जो केस पढ़ा था, इन दैट वी स्टडीड दैट सब्सटेंसेस हुज डिसोल्यूशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंड उस केस को अब हमें जो वो केस मिलता है वो कुछ रेयर कंपाउंड्स में ही मिलता है, बट दिस केस वी गॉट इन मेनी कंपाउंड्स. Now in third category, the substances whose dissolution neither increases or decreases continuously with the increase in the temperature. जो थर्ड हमारा आएगा, थर्ड में हम क्या कहेंगे कि ऐसे सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस का जो डिसोल्यूशन होता है वो ना ही कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है और ना ही कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. एंड विच सब्सटेंसेस शोज दिस बिहेवियर, those substances which are converted from one polymorphic form to another polymorphic form like alpha or beta. ठीक है, like alpha और beta. सपोज आपके कोई एक कंपाउंड है, वो अल्फा और बीटा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्लियर. सो व्हेन अल्फा गेट कन्वर्टेड इनटू बीटा, सो अल्फा हैज डिफरेंट नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर और बीटा हैज डिफरेंट नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर. तो वहां पे टेम्परेचर का क्या होगा, फ्लक्चुएशन. और सेकेंड, व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट गेट कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस फॉर्म. जब हाइड्रेटेड सॉल्ट आपका किस में कन्वर्ट होगा, एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो भी हम कहेंगे कि आपका जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस वहां पे क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट Na2SO4.10H2O. ठीक है, व्हाट इज Na2SO4.H2O? Na2SO4.10H2O इज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 above 32.4 degree Celsius, but below 32.4 degree Celsius it remain in the form of Na2SO4.10H2O. Now due to the presence of this water molecule, it has different nature in the presence of the temperature, and due to the absence of the water molecule, it has different nature in the presence of the temperature. And when one form get converted into another form, that temperature is known as transition temperature. उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. सो ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर व्हेन वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, or when one hydrated form get converted into another hydrated or anhydrous form. Now we'll study another term, that is cooling curves. हम क्या पढ़ेंगे, cooling curves. Now what are cooling curves? Next is cooling curves. Now cooling curves हैं क्या हमारे, when a graph is plotted between the solubility
and the temperature. When a graph is plotted between the solubility and the temperature, the graph is known as cooling curves. उन ग्राफ को हम क्या कहते हैं? cooling curves कहते हैं. Now, if we talk about the first two substances, जिनकी जो डिसोल्यूशन की प्रॉपर्टी है वो कॉन्टिन्यूसली या तो डिक्रीज हो रही है या फिर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर दैट सब्सटेंसेज कूलिंग कर्व इज कॉन्टिन्यूस. जो कूलिंग कर्व होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस. सपोज इफ आई टॉक अबाउट KCl, अगर मैं KCl की बात कर रही हूँ, सो KCl में क्या है? डिसोल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इट मीन्स ग्राफ हमारा कैसा आएगा? लाइक दिस. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट NaCO3, Na2CO3 डॉट H2O, सो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट डाउनवर्ड. क्लियर. बट इफ आई टॉक अबाउट Na2CO3 डॉट 10H2O, सो जैसे जैसे मैं हीट इंक्रीज करूंगी इसके वाटर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? आपके रिमूव होंगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? चेंज. सो उसके लिए जो हमें कर्व मिलेगा वो कर्व किस फॉर्म में मिलेगा? डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में. नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस कर्व. So for two substances, the cooling curve is continuous, whereas for the last substance, जिस सब्सटेंस में एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि टेम्परेचर के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, उसके केस में जो हमारा कर्व बनेगा वो कैसा कर्व बनेगा? डिसकॉन्टिन्यूस कर्व. ठीक है. Now we'll study the second part of the solubility, that is solubility of gases in liquid. Second part we'll study the solubility of gas in a liquid. Second part में हम क्या पढ़ेंगे? गैस की solubility किसमें? लिक्विड में. Now what do you mean by solubility of a gas in a liquid? Now solubility of a gas in a liquid at a particular temperature is defined as the amount of a gas or volume of a gas in cc that is dissolved in 1 cc volume of the liquid at a particular temperature and under a pressure of 1 atm. Clear? So solubility of gas में same definition है just like that of the solubility of solid in liquid. Difference is that कि हम solid और liquid में mass की बात कर रहे थे, यहाँ gas और liquid में हम volume की बात कर रहे हैं. And second difference in the definition is in solubility of solid in liquid हमने प्रेशर की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं लास्ट में? अ स्टेटमेंट दैट इज अंडर 1 atm प्रेशर. Why? Because solid and liquid are highly incompressible, तो उसमें प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है. बट वी नो दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, सो गैसेज में क्या होता है? आपका प्रेशर का इफेक्ट शो होता है. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड at a particular temperature is the volume of gas in cc dissolved in 1 cc volume of the liquid at that temperature under a pressure of 1 atm. Clear? एंड जो ये हम मेथड एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे मींस द कंसंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन गैस कंप्लीटली कंबाइन इन द लिक्विड, तो वो जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस होता है वो होता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, जिसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा. सो जस्ट लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी जैसे वो डिफरेंट वेज हैं आपके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वैसे ही एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी एक वे है जिससे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ वील स्टडी द नेचर, we'll study the factors affecting the solubility of a gas in a liquid. Now what are those factors? The first factor is same, that is the nature of the solute and the solvent. जो हमने उसमें पढ़ा था nature of the solute and solvent. ठीक है. And in this also I
told you the same thing. I said the same thing that like dissolve like. It means if the nature of solute and solvent is same, then there is easily they dissolve in each other, and if their nature is different, so वहां पे difficulty होगी for dissolution. Now next we talk about effect of temperature, जो हमने उसमें भी पढ़ा था. ठीक है, effect of temperature. If we talk about in general, अगर हम general की बात करें तो the dissolution of a gas in the liquid is an exothermic process. जो गैस और लिक्विड की हमारी प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन की, वो हमारी क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. सोल्यूशन प्लस हीट. सो इफ it is an exothermic process, so we know that with increase in temperature this portion increases. टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो मेरी क्या इंक्रीज होगी, हीट इंक्रीज होगी. एंड इफ हीट इंक्रीजेस तो अप्लाइंग लीच-एट्रियल प्रिंसिपल, रिएक्शन विल मूव इन this direction and their solubility decreases. So if we talk about general cases, the dissolution of a gas is an exothermic process, as a result of which with increase in temperature its solubility decreases. But if we talk about some sparingly soluble salts, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर को डिसॉल्व कर रही हूँ, H2 को डिसॉल्व कर रही हूँ वाटर में, या फिर नोबल गैसेस को डिसॉल्व कर रही हूँ वाटर में, देयर सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दो द इंक्रीज इज वेरी रेयर, but their solubility slightly increases with increase in temperature. And especially when I am dissolving these gases in non-polar solvents. ठीक है, जब पोलर सॉल्वेंट दूंगी तब तो हमें कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा, बट इफ आई टेक नॉन पोलर सॉल्वेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 और द नोबल गैसेस स्लाइटली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज, if we talk about in non-polar solvent, the delta H of solvent and the delta H of solute solvent. Delta H, I hope you all know, that is the change in the enthalpy, which is energy. ठीक है, so change in energy और change in enthalpy is delta H. So non-polar solvents में क्या होता है, delta H solvent और delta H solute solvent जो होता है वो first of all the polar solvent के comparison में weak होता है. Clear? Second thing, जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के केसेस में व्हेन वी टॉक अबाउट H2 एंड नोबल गैसेस, सो इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट डेल्टा H सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा H सोल्यूट सॉल्वेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डेल्टा H सोल्यूशन बिकम्स ग्रेटर देन जीरो. जो डेल्टा H सोल्यूशन हो रहा है वो किससे ज्यादा हो जाता है, जीरो से. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ जो डेल्टा H है हमारा वो क्या है, ज्यादा है. डेल्टा H कब ज्यादा होगा, व्हाट इज डेल्टा H? डेल्टा H इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. एंड वो कब ज्यादा होगा, व्हेन देयर इज मोर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की इंथैल्पी कब ज्यादा होगी, व्हेन द रिएक्शन इज, कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. हीट प्लस रिएक्टेंट, इट गिव्स प्रोडक्ट. क्लियर? सो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के केस में क्या होता है, डेल्टा H सॉल्वेंट ज्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, डेल्टा H सोल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डेल्टा H सोल्यूशन बिकम्स ग्रेटर देन जीरो. एंड डेल्टा H सोल्यूशन बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. और अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. सो दीज आर द एक्सेप्शन इन द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर. जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन या नोबल गैसेस की बात करें, जो सॉल्ट हमारे स्पैरिंगली, जो गैसेस हमारे स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, अगर उनकी बात करें तो उनके केस में उनकी सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इनहांस होती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. नाउ वील मूव टू आवर थर्ड इफेक्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन दिस, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर. जो थर्ड इफेक्ट है हमारा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. एंड इन इफेक्ट ऑफ प्रेशर वील टॉक अबाउट हेनरीज लॉ. हम किसके बारे में बात करेंगे, हेनरीज लॉ. ठीक है. नाउ हेनरीज ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये देखा कि विद इंक्रीज इन द प्रेशर
हम गैस की सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द मास ऑफ अ गैस विच इज डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ लिक्विड at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas which is in equilibrium with the liquid. ठीक है, आपका सपोज here एक वेसल है. इन दिस वेसल यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, लिक्विड. क्लियर. यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, गैस. एंड यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन. आई एम अप्लाइंग प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन. So with increase in the pressure क्या होगा, the amount of a gas which is dissolved in the liquid, the amount of a gas which is dissolved in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure applied by the gas which is in equilibrium with the liquid. ठीक है, because here also the dissolution process is equilibrium. So according to Henry's law, M is directly proportional to P. Here M is the mass of the gas, but which gas which is present in the liquid, and P is the pressure of the gas, but which gas which is present out of the liquid but in equilibrium with the liquid. So M is directly proportional to P. M equals to Kp, where K is known as proportionality constant, and the value of the proportionality constant depends upon the nature of the solute, the nature of the solvent, and the temperature. This is the first statement of Henry's law. But at the same time, Dalton also state a law independently. ठीक है, जिस टाइम पे हेनरी ने हमें ये लॉ दिया, एट द सेम टाइम डाल्टन ने भी इंडिपेंडेंटली अपना एक लॉ दिया, एंड दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, एंड उसके बेसिस पे डाल्टन ने क्या कहा, व्हेन number of gases are simultaneously in equilibrium with the liquid. Suppose in this I have a mixture of 3 non-reacting gases, H2, O2, N2. ठीक है, 3 non-reacting gases है मेरे पास. So when these gases are simultaneously in equilibrium with the liquid, so the mole fraction of a gas present in the liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas which is in equilibrium with the liquid. यानी जो इसके जो मोल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस लिक्विड में प्रेजेंट होंगे, वो किससे निकलेंगे, बाय मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर is directly proportional to the partial pressure of the gas when it is present in equilibrium with the liquid. And अगर उसको हम हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करें, so mole fraction is represented by x, ठीक है, and partial pressure is P, so x is directly proportional to P. x equals to क्या आ जाएगा, K into P, where K is the proportionality constant whose value depends upon nature of solute, solvent and temperature. So P equals to 1 upon K into X, where X is the mole fraction. So it becomes P equals to KH into X, and this KH is known as Henry's constant. जो ये KH निकला हमारा यहाँ पे, ये KH हमारा क्या निकला, Henry's constant. So दो यहाँ पे रिलेशन आएंगे. First M is equals to K into P. This is simple pressure, not partial pressure. And here P equals to KH into X. X is mole fraction, P is the partial pressure, and KH is the Henry constant. Now, जब इस KH की स्टडी की गई तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले. फर्स्ट पॉइंट वी गॉट दैट KH is a function of the nature of the gas. जो KH है, KH is the function of the nature of the gas. Now, how we get to know that KH is the function of a nature of a gas? Because we get different value of KH for different gases एट सेम टेम्परेचर. हमने टेम्परेचर सेम रखा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या मिला, आपका जो KH की वैल्यू मिली डिफरेंट गैसेस के लिए, वो क्या मिली, डिफरेंट मिली. इट शोज दैट विथ चेंज इन द गैस, चेंज इन द नेचर ऑफ द गैस, जो आपकी KH की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी. सेकेंड, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस उतनी ही क्या होगी, हमारी कम होगी. The reason behind this, and when we are taking the same pressure, ठीक है, partial pressure is same. So अगर partial pressure हम same रख रहे हैं तो जिस गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस गैस के लिए solubility उतनी ही क्या होगी, कम.
बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ये देखें तो इफ आई टेक द पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, xi इक्वल्स टू xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh. क्लियर? सो द इनवर्स रिलेशन, सो kh की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम. I hope you understand why I am relating this with solubility, because solubility का मतलब क्या है, कितने मोल्स गैस के प्रेजेंट है लिक्विड में, एंड ये भी क्या बता रहा है कि कितने मोल्स उस गैस के प्रेजेंट है हमारे लिक्विड में. सो एट सेम पार्शियल प्रेशर greater the value of kh for a gas, lesser is the solubility of that particular gas. And third, the value of kh increases with increase in temperature. ठीक है, जो वैल्यू होगी kh की वो क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर kh की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. इट मीन्स विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस एक्सेप्ट that H2 and the noble gases in the non-polar solvent. क्लियर? सो KH के बारे में हमें ये तीन वैल्यूज पता होती हैं, तीन चीजें पता होती हैं विच वी यूज्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हेनरीज लॉ. नाउ वील टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द हेनरी लॉ. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ. ना हियर लिमिटेशन मीन्स दैट द रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन ऑफ द हेनरीज लॉ, मीन्स हेनरीज लॉ आपका कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है. नाउ हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन टू कंडीशंस आर फॉलोड बाय द सॉल्यूशन. हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब दो कंडीशन कौन फॉलो करेगा, सॉल्यूशन फॉलो करेगा. फर्स्ट, द गैस बिहेव आइडियली. गैस बिहेव्स आइडियली. गैस किसकी तरह बिहेव करे, आइडियल गैस की तरह. और आइडियल गैस की तरह वो कब बिहेव करेगी, व्हेन द प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई. ठीक है. सो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, मीन्स द गैस बिहेव्स आइडियली. एंड सेकेंड, आपका हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका जो गैस है लिक्विड में जब डिसॉल्व होगा, नीदर इट फॉर्म कंपाउंड नॉर इट एसोसिएट और डिसोशिएट इन द लिक्विड. ठीक है. ना ही ये लिक्विड के साथ इसने कंपाउंड बनाना है, ना ही ये लिक्विड में डिसोशिएट होना चाहिए गैस, ना ही ये लिक्विड में एसोसिएट होना चाहिए. सो अगर ये तीन कंडीशंस वहां पे नहीं हो रही हैं, सो हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल. इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज प्रेजेंट, then Henry law is not applicable. So Henry law is applicable only when gas behave ideally and the gas doesn't form compound or doesn't undergo dissociation or association with the liquid. Now we'll talk about the application of the Henry's law. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, Henry's law की applications के बारे में बात करेंगे. Clear? Applications. Now, in application of Henry's law, first application is in the formation of beverages. ठीक है, ठीक है. In beverages, we know that carbon dioxide gas is present, and in those liquids, the carbon dioxide gas is dissolved by increasing the pressure in the liquids. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे डिसॉल्व किया जाता है, जो उनकी बोटल्स होती हैं उनको अंडर हाई प्रेशर आपका सील किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन बेवरेजेस. क्लियर? नाउ सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट इन सी डाइवर्स सिलेंडर. सी डाइवर्स सिलेंडर. ठीक है. नाउ जैसे जैसे वी नो दैट एज वी मूव डाउन इन द सी, ठीक है, डेप्थ में जैसे जैसे हम जाते हैं वहां पे आपका क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहां पे आपका जो ब्रीथ करना होता है वो इम्पॉसिबल होता है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, बट दैट सिलेंडर डजंट कंटेन ओनली ऑक्सीजन. उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है. दैट सिलेंडर कंटेन्स O2 प्लस N2. उसमें क्या होता है, O2 प्लस N2 होता है. सो व्हेन सी डाइवर्स इनहेल दैट गैस इन देयर बॉडी, O2 एंड N2 दोनों जाएंगे एंड बोथ गेट डिसॉल्व इन द ब्लड. दोनों के दोनों किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, हमारे ब्लड में. क्लियर? दिस O2 इज यूज्ड इन
मेटाबॉलिज्म। जो O2 होता है वो तो क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो जाता है, बट N2 रिमेन इन द टिश्यूज। जो N2 होता है वो कहाँ रह जाता है, हमारे जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वहां पे सॉल्युबल फॉर्म में रह जाता है, क्योंकि उसका कहीं पे भी यूज नहीं होता है। So when C divers comes to the atmospheric pressure, जैसे C divers atmospheric pressure की तरफ आते हैं, ये जो N2 होता है, ये N2 क्या क्रिएट करता है, बबल्स इन द टिश्यूज। ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है, बबल्स इन द टिश्यूज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ डिजीज इज जनरेटेड एंड दैट डिजीज इज नोन एज बेंड डिजीज। उसको क्या कहते हैं, बेंड डिजीज। उसको हम क्या कहते हैं, बेंड डिजीज। सो O2 and N2 in C diver cylinder there is a combination of, initially क्या था, there is a combination of O2 and N2. O2 is used in the metabolism whereas N2 remain in the tissues. When they come in the atmospheric pressure or towards the atmospheric pressure, this N2 form bubbles in the tissues, as a result of which they generate a disease in their body which is known as bend. And to remove the bend, ठीक है, जो बेंड जो डिजीज जनरेट होने की टेंडेंसी है उसको रिमूव करने के लिए एंड टू रिड्यूस द टॉक्सिक कैरेक्टर और टॉक्सिक नेचर ऑफ द N2 गैस इन द टिश्यू, यहाँ पे ये जो गैस होती है इस गैस को क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है और डाइल्यूट किया जाता है बाय यूजिंग हीलियम गैस। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, हीलियम। इट मीन्स आजकल जो सी डाइवर्स के सिलेंडर होते हैं, दैट सिलेंडर कंटेन 3 गैसेस, O2 प्लस N2 प्लस हीलियम। क्लियर। ये हीलियम क्या करता है, एक तो बेंड की फॉर्मेशन यानी ये बबल्स जो फॉर्मेशन होने होती है उसको प्रिवेंट करता है, और दूसरा N2 के टॉक्सिक नेचर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सो सेकेंड इन सी डाइवर्स सिलेंडर। क्लियर। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो थर्ड एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, वो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑफ O2 in blood। ठीक है। सो व्हेन वी इनहेल द एयर, जब हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सो इन आवर लंग्स, बिकॉज जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाती है, इन आवर लंग्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। पार्शियल प्रेशर लो होता है, सो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड व्हेन दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन गेट रीच द टिश्यूज, जैसे ही वो टिश्यू के पास पहुंचता है, टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो क्या होता है, लो होता है। लंग्स में हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हाई, तो वहां पे हमारा क्या होता है, इनहेल आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। बट इन टिश्यूज जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है, और वो आपका किस में रिलीज हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एंड द सेल ऑफ आवर बॉडी गेट द ऑक्सीजन। क्लियर। नाउ फोर्थ जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है आपका, जो पीपल हमारे कहाँ सर्वाइव करते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में, हाई एल्टीट्यूड्स में। ठीक है। नाउ हाई एल्टीट्यूड्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का क्या होता है, कम। इन हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज कम बिकॉज ऑफ द लो कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, लेस। एंड बिकॉज ऑफ लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी, वहां पे क्या जनरेट होती है, आफ्टर सम टाइम कुछ डिजीज जनरेट होती है, एंड दैट डिजीज इज नोन एज एनोक्सिया। उस डिजीज को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। एंड एनोक्सिया में आपका जो पर्सन है उसमें जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। सो इन दिस वी स्टडीड अबाउट द हेनरीज लॉ, limitation of the Henry law and the various applications of the Henry's law. That's all for today. I hope you understand the lecture. I'll see you in my next video with new topic.